नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब अपने लोग संस्कृत की रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस यूपी टेट का कंप्लीट हो चुका है और टॉपिक वाइज मैंने आपको रिवीजन भी करा दी है। अब सीधे सीधे मिक्स टॉपिक की रिवीजन करेंगे। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से होंगे आज की वीडियो में? समास होगा, संधि होगा, वर्णमाला होगी, विभक्ति, वाच्य, लकार और धातु। टोटल ये 7 टॉपिक हैं। 7 टॉपिक से बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। 30 में से 30 आपको संस्कृत में लाने हैं, तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को फॉलो कीजिएगा। और मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी है, आप एक एक वीडियो को प्ले लिस्ट से देखिएगा, क्योंकि सारी संस्कृत मैंने ट्रिकी रूप से कराई हुई है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहला टॉपिक आपका लग चुका है। हर टॉपिक से हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं और आपको इस वीडियो के अंदर अपनी तैयारी परखने को मिलेगी कि आपकी तैयारी जो है वो संस्कृत में कितनी हो चुकी है। तो इस स्लाइड के अंदर जो टॉपिक है वो है संस्कृत वर्णमाला। तो वर्णमाला से हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 आपका, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। टोटल 4 क्वेश्चन वर्णमाला से लिए हुए हैं। अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का सही जवाब आप देंगे, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल पे हो चुकी है। देखो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? 50 होते हैं, 49 होते हैं, या फिर 50, 40 होते हैं, या 49 या 50 या फिर 52। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन पे 40 दे रखा है, बी ऑप्शन पे 49 दे रखा है, सी ऑप्शन पे 50 है और डी ऑप्शन पे 52 है। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए हो सकता है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी का अलग अलग आए। ठीक है, क्योंकि कई बुकों में अलग अलग दे रखा है। किसी बुक में 49 दे रखा है, किसी में 50 दे रखा है, किसी में 52 दे रखा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पे हम जो आपको करा रहे हैं वो सही जवाब होगा 52, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हो सकता है किसी बुक में जो आपके पास बुक हो उस वो पढ़ते हो आप, तो उनसे में 49 मिल सकता है, किसी में आपको 50 भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्ण जो होते हैं वो कितने हैं? तो स्वरों की संख्या आपसे पूछी है संस्कृत वर्णमाला के अंदर। बताइएगा। 10 है, पहला ऑप्शन आपका 10 है, और बी ऑप्शन 11 है, सी ऑप्शन 12 है और डी ऑप्शन 13 है। तो देखिए संस्कृत वर्णमाला के अंदर अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी है? आपकी 13 है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। सारे टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा जो दिमाग में चीज़ें होंगी वो रिकॉल होंगी। ठीक है, रिकॉल चीज़ें हो जाएंगी तो क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ते हुए आनंद आएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अब यहाँ पे आपको दीर्घ स्वर बताना है। दीर्घ स्वर कौन सा है? ए ऑप्शन है छोटी ई, बी ऑप्शन है छोटा ऊ, और सी ऑप्शन है बड़ा आ, डी ऑप्शन है ऋण। तो बताइएगा सही जवाब क्या है। तो देखिए दीर्घ स्वर है, इसका मतलब है सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, का वर्ण किस वर्ग का प्रथम वर्ण है? यानी का वर्ग जो है, का वर्ण जो है वो किस वर्ग का प्रथम वर्ण है? तो बताइएगा ये चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, या फिर का वर्ग है? बताइएगा। तो आपके अनुसार जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? ये हो जाएगा डी वाला, का वर्ग। ठीक है, तो पहली स्लाइड पे आपके चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। संपूर्ण संस्कृत आपकी समाप्त हो चुकी है। टॉपिक वाइज भी समाप्त मैंने कर दी है, और टोटल जो कंटेंट था वो भी मैंने ट्रिकी रूप में आपको टोटल समझा दिया है। उसके लिए मॉक टेस्ट भी चल रहे थे, 5 मॉक टेस्ट भी मैं आपको करा चुका हूँ, और ये अब जो है टॉपिक वाइज इस तरीके से मैं आपकी थोड़ी सी रिविजन करा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, अगली जो स्लाइड है आपकी, अगली स्लाइड पे जो है वो सब टॉपिक है संधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि भैया जो पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें है देखिए देवेंद्र। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको ये बताना है देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये ऑप्शन मैं छपा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसको मैं छिपा देता हूँ।
तो बताइएगा देवेंद्र में का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि देवेंद्र पे एक मात्रा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देव धन इंद्रा, यानी देवेंद्रा। ठीक है, देवेंद्रा की संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन इंद्रा। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है आ धन ई, यानी आपसे पूछ रहा है आ धन ई। आ धन ई ये क्या हो जाएगा? आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए होगा, ए होगा, ओ होगा या फिर आ होगा। बताइएगा सही जवाब आप क्या होगा दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है महेशा में कौन सी संधि है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक मात्रा है, तो जाहिर सी बात है संधि तो आपकी हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे एक मात्रा वहाँ पे गुण संधि, जहाँ पे दो मात्रा वहाँ पे वृद्धि संधि। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है विद्याधन आलया। चलिए डायरेक्ट जो इसका आंसर है वही देख लीजिए, क्योंकि चारों ऑप्शन देखोगे कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका विद्याधन आलय, ये विद्याधन आलया, ये आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। क्योंकि अगर पूछे विद्यालय में संधि कौन सी है, तो देखो विद्यालय में यहाँ पे आ रहा है आपका बड़ा आ और यहाँ पे भी बड़ा आ है, यानी सीधे सीधे समान स्वर हैं। जहाँ पे भी समान स्वर दिखेगा तो आपको जो होगी संधि होगी वो आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, यहाँ से आपके 2 नंबर जो हैं देखने को आपको मिलेंगे यूपी टेट के पेपर में। संधि को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि काफ़ी अच्छे से समझाया है, सारी संधियाँ मैंने ट्रिक से करा रखी हैं, और विसर्ग संधि को भी ट्रिक से कराया है, व्यंजन संधि को भी ट्रिक से कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देखिएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है समास। हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन लेंगे तो चीज़ें रिकॉल होंगी, आपके दिमाग में सेव होंगी। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है राजपुरुषा में कौन सा समास है। कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर अवयवी समास है। अब आपको इसका समास है, समास का विग्रह करना आना चाहिए तभी बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। देखो राजपुरुषा यानी राज, राजा का पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो आप कि कारक जो चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। जहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए माता पित्रों, क्या है? माता पित्रों में कौन सा समास है? माता पित्रों में कौन सा समास है? द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या फिर क्रमधारय समास है। तो सही से जवाब आपको देना है और सही जवाब आपका होगा सी ऑप्शन, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अवयवी भाव है या फिर बहुब्रीहि है। बताइएगा। देखो यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी अवयवी भाव समास हो जाएगा। इस पे आप स्टार लगा लो, ये बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो समास टॉपिक अच्छे से क्लियर कीजिएगा, समास से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और समास में कौन से क्लियर करना है आपको सबसे ज़्यादा? वो करना है कर्मधारय और बहुब्रीहि। ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है कर्मधारय और बहुब्रीहि की पूछे जाते हैं, वो दोनों को आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिएगा। समास भी मैंने कराया हुआ है और उसके PYQ क्वेश्चन भी काफ़ी डाले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नीलकंठा। नीलकंठा में कौन सा समास है ये आपको बताना है। क्या कर्मधारय है या फिर द्वंद्व है, तत्पुरुष है या फिर बहुब्रीहि है। बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सही जवाब आपको देना है, तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। YP एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर CDP जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्लस जो आपकी संस्कृत है संस्कृत कंप्लीट हो चुकी है, और जो EVS है तो EVS की ट्रिकी वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा देखिए अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है विभक्ति। विभक्ति से 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं,
तो ध्यान से क्वेश्चन को पहचानिएगा, ये जानिएगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की हो चुकी है, किस लेवल पे आप पहुंच चुके हो। देखो क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में कुल कितनी विभक्तियां होती हैं, तो आपको ये बताना है संस्कृत में कुल कितनी विभक्तियां हैं। पहला ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7 और सी ऑप्शन है देखिए 8 और डी ऑप्शन है 9। तो सही जवाब आपको देना है संस्कृत में कुल कितनी विभक्तियां होती हैं, तो 8 विभक्तियां होती हैं। आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रथमा विभक्ति का संबंध किससे होता है। तो प्रथमा विभक्ति का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है। कर्म से होता है, कर्ता से होता है, करण से होता है या फिर संप्रदान से होता है। तो सही जवाब आपको देना है। देखो प्रथमा विभक्ति की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कर्ता से होता है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो सृष्टि यानी सृष्टि जो विभक्ति है इसका चिन्ह क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होता है, पहला ऑप्शन है को, बी ऑप्शन है से और सी ऑप्शन है का, के, की और डी ऑप्शन है में। तो सृष्टि विभक्ति का चिन्ह पूछ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन होगा। बताइएगा चीज़ें जो आपकी ने पढ़ रखी हैं वो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन जो है बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, कमेंट में बताइएगा। इसी तरीके से आपके सारे टॉपिक कवर करा दें तो कैसा रहेगा बताइएगा। सारी वीडियो मैं इसी तरीके से लेके आऊँ आपके लिए, टॉपिक वाइज टॉपिक, हर टॉपिक के 4-4, 5-5 क्वेश्चन करा दें। तो बताइए किस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, या फिर मॉक टेस्ट लेके आएँ जैसे मॉक टेस्ट चल रहे थे, कमेंट करके बताइएगा। चलिए सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होगा। अब आपसे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का चिन्ह पूछ रहा है, क्या होगा बताइएगा। का, के, की या फिर से, हेतु या फिर में। देखिए यहाँ पे आपको डीपली नहीं नॉलेज दी जाएगी क्योंकि ये कह सकते हो एक प्रकार से टेस्ट सीरीज है। यहाँ तो आपको अपनी तैयारी को परखना है बस। ठीक है, वैसे मैंने डीपली वाली काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा में आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए विभक्ति को भी कवर किया, इसको भी कवर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको पेपर में यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो विभक्ति ज़्यादा कठिन नहीं है, विभक्ति का संबंध कारक से है, कारक और विभक्ति मिला के आपको तैयार करने हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कारक चिन्ह नहीं आते तो समझो विभक्ति भी आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले आप कारक चिन्ह सीखिए, इसके बाद टॉपिक विभक्ति सीखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगला देखिए, अगला जो टॉपिक आ गया आपका वो टॉपिक है वाच्य। तो वाच्य भी मैंने आपको ट्रिक से समझाया हुआ है, सारी पहचानें बताई थी, कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आज आप क्वेश्चन इस टॉपिक के बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है रामाः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। पहचानो, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसी ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है और आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पे ये क्रिया है, क्रिया में यहाँ पे ती दिखाई दे, तो जहाँ पे ये ती दिखाई देगा तो समझ जाना ये कृतवाच्य है। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है पुस्तकम रामेण पठेते। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है ये आपको पहचानना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बताइएगा। सही जवाब आपको देना है। क्या होगा यहाँ पे, ये कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है या फिर भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो है ट्रिक को यूज करो, यहाँ पे जो एते लगा है इसका मतलब ये क्या है, ये जो है आपका वो क्रमवाच्य का उदाहरण है, ये क्रमवाच्य है, बी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है रामेण पठेते। क्या है, रामेण पठेते। तो इस वाक्य में आपको कौन सा वाच्य है ये बताना है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको ये देखना है, क्या यहाँ पे कर्ता है। आप कहोगे सर यहाँ पे कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है। ठीक है, कर्ता अब्सेंट है, तो जहाँ पे सॉरी कर्ता की बात कह रहा हूँ मैं।
हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको ये पहचान बताई थी और मैंने लिखवाया भी था, आपको नोट करके लिखवाया था और बताया था। इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में जो कर्ता है, आपका जो कर्ता है ये तृतीय विभक्ति में है। तो ये आपको पहचानना है। स्टार्टिंग में ही देखिए कर्ता है, कर्ता जो है तृतीय विभक्ति में है, क्योंकि ये भाववाच्य का उदाहरण है। किसका है? भाववाच्य का है। भाववाच्य में जो कर्ता होगा, कर्ता जो होगा वो तृतीय विभक्ति में होगा। किस में होगा? तृतीय विभक्ति में होगा। और जो क्रिया है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक पहचान आपको और ध्यान रखनी है, तीसरी पहचान ये है कि इसमें जो है वो भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, भाववाच्य। अगला बताइएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं आएगी आपको। बताइएगा सही जवाब क्या है। क्वेश्चन कह रहा है पठयते, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये किस वाच्य का उदाहरण है बताइएगा। कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब आपको देना है। तो चलिएगा सही जवाब आप दीजिएगा। सही जवाब आप बताइएगा, सही जवाब क्या होगा। तो इसका देखिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वाच्य को भी देख लिया। यहाँ से वाच्य परिवर्तन जरूर पूछेगा पेपर में, तो मैंने ऑलरेडी वाच्य परिवर्तन पर वीडियो बनाया हुआ है और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो कहाँ मिलेगी? तो आपको प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, प्ले लिस्ट से आप ज़रूरत के हिसाब से अपनी वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा दोस्तों, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो समझो सीधे सीधे संस्कृत में 1 नंबर तो आपका कटेगा। इस टॉपिक से कभी कभी 1 नंबर और कभी कभी 1 + 1 = 2 नंबर, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किया है तो समझो सीधे 2 नंबर आपके कट जाएंगे। ये टॉपिक आपको लगता होगा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने ऐसे टाइप से समझाया है, इस ट्रिक से समझाया है कि 5 मिनट में आपका पूरा जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। और बिल्कुल ट्रिक बेस्ड समझाया है, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सीख जाओगे। उस वीडियो को नहीं देखा आपने तो प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको आप वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कमाल का टॉपिक है। तो बताइएगा संस्कृत में कुल कितने लकार होते हैं? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि भाई संस्कृत में कुल कितने लकार होते हैं। बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही और जवाब देना है आपको। बताइएगा, सही जवाब आपको देना है। टॉपिक अच्छा है, टॉपिक में कोई कमी नहीं है और ये टॉपिक आपको 2 नंबर भी दिलाएगा। ये बात भी मैं आपसे कह रहा हूँ, 2 नंबर आपको 101% दिलाएगा। तो संस्कृत में कितने लकार हैं? तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ जो लट लकार है ये किस काल का बोध कराता है? क्या ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर हम इस लकार की बात करें, लट लकार की बात करें, तो जो ये काल है ये भविष्य काल का बोध कराता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, लिट लकार किस काल का बोध कराता है? तो जो लिट लकार है ये किस काल का बोध कराता है ये आपको बताना है। सॉरी, देखिए मैंने आपको गलत जवाब दे दिया इसका। यहाँ पे है लिट लकार, तो ये किस काल का बोध कराता है? ये जो कराता है वो वर्तमान काल होगा। ए वाला ऑप्शन क्या होगा? वर्तमान काल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ पे देखो लिट लकार किस काल का बोध कराता है, तो ये आपको बताना है। क्या ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, या फिर अनिश्चित काल है? तो ये जो कराता है आपका ये जो है भविष्य काल होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लट लकार किस काल का बोध कराता है? तो ये किस लकार का बोध कराता है? क्या ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, या फिर संभावना काल है? सही जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, टॉपिक लाजवाब है, टॉपिक आपको कठिन लगेगा लेकिन टॉपिक बहुत मस्त है, बहुत सरल है।
5 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन को छाप के आओगे अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, कभी 2 कभी 1। तो लकार वाली वीडियो आप 100% आप देख लीजिए और अभी सीख लीजिए, अभी काफ़ी समय है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक है धातु। तो धातु से भी हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं और देखिए धातु भी बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। हो सकता है आपको बहुत कठिन लगे क्योंकि कठिन तो है ही, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में जो मैंने ट्रिक का इस्तेमाल किया है और ट्रिक से मैंने धातु कराई है तो आपको बहुत आनंद आएगा। 5 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। कितने मिनट में? 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने धातु वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि पेपर में 1 से 2 नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से आएंगे। तो अभी तक आपने टॉपिक क्लियर नहीं किया है, टॉपिक क्लियर कर लीजिए। और हाँ, एक बात आपको महत्वपूर्ण सूचना और दे दूँ, देखिए ट्रिकी नोट्स की PDF आपकी तैयार हो गई है। ट्रिकी जो नोट्स हैं संस्कृत के, इसकी PDF तैयार हो गई है। जिस किसी भाई बहन को चाहिए ट्रिकी नोट्स तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिकी नोट्स जो हैं वो बहुत ही कमाल के नोट्स हैं। 5 घंटे के अंदर अंदर पूरी संस्कृत जो है आपके मस्तिष्क में सेव हो जाएगी। ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। 865041 और ये 5957 है। इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, 59 और ये 57। इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, ट्रिकी नोट्स ले लीजिएगा, बहुत ही बेमिसाल हैं, ठीक है। आराम से आप संस्कृत में पास हो जाओगे, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। गम धातु का अर्थ क्या है? तो गम धातु का अर्थ क्या है? आना है, जाना है, खाना है या फिर पढ़ना है। तो गम धातु का जो अर्थ है वो है जाना, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, धातु पाठ के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? कालिदास, पाणिनि, पतंजलि या भर्तृहरि? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, पठ। पठ धातु का अर्थ क्या है? तो पठ धातु का अर्थ क्या है? लिखना है, पढ़ना है, चलना है या फिर देखना है। तो पठ धातु का जो अर्थ है यहाँ पे वो है पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में धातुओं की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? ये आपको बताना है, धातुओं की संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है। अब यहाँ पे देखो लगा है लगभग, ठीक है। तो 1000 है, 1500 है, 2200 है या फिर 3000 है। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब आपका 2200 है। अभी तक आपको संस्कृत में डर लग रहा है या संस्कृत की आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप ट्रिकी PDF को 100% लीजिएगा। 4 से 5 घंटे में ट्रिकी PDF है, सारी ट्रिक यूज की हुई हैं। आराम से एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन बनेगा, इस बात की भी गारंटी होगी। तो 4 से 5 घंटे में वो ट्रिकी PDF आप पढ़ भी लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अब आपको कमेंट करके बताना है जो अपना पहले मॉक टेस्ट संस्कृत का चल रहा था उस प्रकार से मॉक टेस्ट चलाएं या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको कराएं, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।